start chapter 4, psychological disorders. This chapter is very important and its weightage is 13 or 14 marks. Okay, so before starting the psychological disorder chapter, we will discuss some common things. Okay, देखिए बेटा, हम सभी की लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर आते हैं जो उनका जो माइंड और हार्ट जो होता है वो क्या होता है, तरह तरह की टेंशन से भरा हुआ होता है और उनको ऐसा लगता है कि वो इस संसार में रहने के लायक नहीं है और इस संसार को उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि जितना स्ट्रगल वो लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में उतना स्ट्रगल शायद कोई दूसरा बंदा नहीं कर रहा है। ठीक है, समटाइम्स कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग खुद से फील करते हो कि आप की लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो क्या है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो स्ट्रेसेस हैं, ये हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हम अपनी लाइफ में। अगर लाइफ है तो स्ट्रगल भी होंगे, स्ट्रेस भी होंगे, लेकिन वहाँ पर क्या है, हमें उनको हैंडल करना आना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं लेकिन वो ईज़िली कॉप अप कर जाते हैं, उन स्ट्रगल्स से वो हार नहीं मानते। तो अब जो हमारा ये जो चैप्टर है उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, किस चीज़ की स्टडी की गई है इस चैप्टर में, उसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे कॉजेज़ और फैक्टर्स हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर को जनरेट करते हैं। और वो एबनॉर्मल बिहेवियर कौन जनरेट करता है? जो चीज़ें हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जैसे कुछ लोग जो होते हैं जो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं या स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा सीरियस वे में ले रहे हैं होते हैं, उसको कॉप अप नहीं करते, तो वो लोग क्या है, एबनॉर्मलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. Psychological disorder, the word abnormal literally means away from the normal. अब अगर हम लिटरली मीनिंग निकालते हैं एबनॉर्मल का तो क्या है वो, अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो नॉर्मल से अलग है वो क्या हुआ, आपका एबनॉर्मल हुआ. इट इम्प्लाइज डेविएशन फ्रॉम सम क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स. जैसे कल हमने जो जूम क्लास हुई थी उसमें ये डिस्कस किया था कि जो चीज़ें एक स्टैंडर्डाइज जो नॉर्म्स हैं हमारे उनसे अलग होती हैं, जिन नॉर्म्स को हम पूरा नहीं कर पा रहे या जो भी चीज़ें हमें लगता है कि हमें वो करनी चाहिए, हम उन चीज़ों को ना करके उनसे थोड़ा सा डेविएट हो गए हैं, अलग हट गए हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, एबनॉर्मल. अब इसमें हमारे क्या आते हैं, 4 Ds आते हैं. पहला है डेविएंस, दूसरा डिस्ट्रेसिंग और तीसरा है आपका डिसफंक्शनल और फोर्थ इज डेंजरस. डेविएंस क्या है, डिफरेंट, एक्सट्रीम, अनयूजुअल, इवन बिज़ारे. ये 4 Ds क्या शो करते हैं, किसी भी पर्सन के अंदर अगर ये 4 Ds हैं तो क्या होगा, वो पर्सन जो है हमें लगेगा कि कुछ उसके अंदर एबनॉर्मलिटी की कुछ क्वांटिटी है. ओके, तो 4 Ds को हम एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट इज डेविएंस. अब डेविएंस क्या होता है, जब हम दूसरे लोगों से अलग हटकर काम करते हैं, कुछ अनयूजुअल करते हैं, नॉर्मल बिहेवियर से अलग हटकर काम करना. ऐसा नहीं है कि जो लोग कभी कभी ऐसा करें वो एबनॉर्मल हो गए, बल्कि जो लोग कॉन्स्टेंटली ऐसा करते हैं तो वो क्या है, हम वहाँ देखेंगे कि एबनॉर्मलिटी होगी. अब ऐसा नहीं है कि आप क्लास में अगर अलग हट के काम कर रहे हैं कि किसी बच्चे ने कुछ आंसर जो टीचर ने उसको लिखवाया उसने वो आंसर ना लिख के कुछ अपना भी उसके अंदर जोड़ के लिखा, तो वहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो डेविएंट है और इसने तो डिफरेंट लिखा है इसलिए ये एबनॉर्मल है. नहीं, अगर वो कॉन्स्टेंटली हर एक काम में नॉर्म से अलग हटकर है, डेविएंट होकर वर्क करता है, तब हम कहेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हो सकती है. अब आपका आया है डिस्ट्रेस, अनप्लेजेंट एंड अपसेटिंग टू द पर्सन एंड टू अदर्स. डिस्ट्रेस वाली जो फीलिंग होती है दैट इज अनप्लीजेंट एंड अपसेटिंग टू द पर्सन. ठीक है, अब जब डिस्ट्रेस होता है तो क्या होता है, हम क्या खुश होते हैं, नहीं होते खुश. तो वो जो फीलिंग होती है जो उसे डील कर रहा होता है और वो दूसरे लोगों के लिए भी क्या करता है, प्रॉब्लम्स जनरेट कर देता है. ऐसा व्यक्ति जो जिस स्ट्रेस को झेल रहा होता है वो अपने लिए तो खुश नहीं रहेगा, वो दूसरे लोगों को भी खुश नहीं रहने देता. जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अगर किसी पर्सन को डिस्ट्रेस हो गया
तो वो खुद तो है ही ना खुश है, वो अपनी लाइफ से वो गुमसुम सा बैठा रहेगा कुछ है, और वो जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उसको देख देख कर दुखी रहेंगे, क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा है कि जो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रेसिंग, अनप्लीजेंट, अपसेटिंग टू द पर्सन एंड टू अदर्स, खुद भी अपसेट रहेगा और दूसरों को भी अपसेट रखेगा। देखिए, डिसफंक्शन, इंटरफेयरिंग विद द पर्सनस एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज़ इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। मीन्स कि इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है अनेबल होता है अपने डेली एक्टिविटीज़ को, अपने जो डेली रूटीन है उनको एक करेक्ट फॉर्म में फॉलो करने के लिए वो फॉलो नहीं कर पाता, जो डेली रूटीन होता है उसको करेक्ट वे में। डेंजरस टू द पर्सन और टू अदर्स, इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो खुद के लिए भी हार्मफुल हो सकता है और जो उसके आसपास के सराउंडिंग्स हैं उन लोगों को भी हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे 4 Ds हैं, अगर ये हम देखते हैं कि किसी पर्सन में कॉन्स्टेंटली मिल रहे हैं, तब हम कहेंगे कि वो पर्सन एबनॉर्मल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लाइफ में भी डेविएंस भी मिलेगा, डिस्ट्रेसिंग भी मिल सकते हैं, डिसफंक्शनल भी मिल सकता है कि कभी हमारा मन नहीं करता, हम नहीं फॉलो करते डेली रूटीन को उसी सेम पैटर्न में जैसा हमें करना चाहिए। लेकिन अगर हम डेली कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, ये हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गए हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये एबनॉर्मलिटी का एक एबनॉर्मल पर्सनैलिटी बन चुकी है। ओके, अब बात करते हैं हम कुछ अप्रोचेस की। ये अप्रोचेस किस लिए हैं? These approaches have been used in distinguishing between normal and abnormal behavior, जो हमें ये बताएंगी कि कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है और कौन सा बिहेवियर एबनॉर्मल है। ये कुछ अप्रोचेज हैं, इसमें 2 अप्रोचेज हैं आपकी। द फर्स्ट अप्रोच व्यूज एबनॉर्मल बिहेवियर एज अ डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। अब आपकी जो पहली जो अप्रोच है वो क्या शो कर रही है, वो ये कह रही है कि जो बिहेवियर डेविएट करता है किससे, सोशल नॉर्म्स से, तो वो क्या कहलाता है, आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है। Many psychologists have stated that abnormal is simply a label that is given to a behavior which is deviant from social expectations. अब जो यहाँ इस अप्रोच को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट, उनका क्या कहना है कि हर व्यक्ति एक सोशल गैदरिंग को फॉलो करता हुआ ही संसार में रहता है। ठीक है, हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, हमारी जो सोशल कल्चर है उसको हम फॉलो करते हैं। तो जो लोग इस सोशल कल्चर को फॉलो नहीं करते, इन सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, आपके एबनॉर्मल। तो अगर कोई पर्सन सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा, सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको नहीं फॉलो कर रहा, तो ये जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है वो क्या कहती है, वो कहती है कि वो जो पर्सन है वो डेविएंट है फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। सो वो क्या है, आपका एबनॉर्मल पर्सनैलिटी है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जो लोग शांत रहते हैं, दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, पोलाइटनेस है, ये सब चीज़ें जिसके अंदर होती हैं तो उनको अच्छा माना जाता है कि बड़ी अच्छी डायनामिक पर्सनालिटी है। लेकिन अगर वही पर्सन अगर वेस्टर्न कल्चर में चला जाए तो उसको क्या माना जाएगा कि कहीं ना कहीं इसकी पर्सनालिटी में कुछ डिसऑर्डर है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ब्लंट जितने होगे आप उतना ही आपको इंटेलिजेंट भी माना जाएगा, उतना ही आपको अच्छा माना जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। तो ब्लंट होना जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन जो हमारी इंडियन कल्चर है यहाँ पर ब्लंट पर्सन को क्या माना जाता है, ठीक नहीं माना जाता। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हो तो यहाँ पर भी क्या है, ब्लंट लोगों को ज़्यादा इंटेलिजेंट मान लिया जा रहा है। ठीक है, अब आपका है सेकेंड, द सेकेंड अप्रोच व्यूज एबनॉर्मल बिहेवियर एज मेल एडेप्टिव। Many psychologists believe that the best criterion for determining the normality of behavior is not whether society accepts it, but whether it fosters the well-being of the individual and eventually of the group to which he or she belongs. अब ये जो आपकी सेकेंड अप्रोच है वो कैसी, यूनिवर्सल है, इट इज़ नॉट कल्चर बायस्ड। ये हर तरह की कल्चर पे अप्लाई कर सकते हैं इस अप्रोच को। आपकी जो पहली वाली अप्रोच थी क्या थी, एक कल्चर बायस्ड थी, भाई आपकी कल्चर में कुछ अलग नॉर्म्स हैं, वेस्टर्न कल्चर में अलग नॉर्म्स हैं, तो वहाँ पर क्या है, वेरिएशन हो गया।
किसी कल्चर में कोई नॉर्म्स को फॉलो करा जाता है तो अच्छा माना जाता है, किसी कल्चर में हम किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं। लेकिन ये जो आपकी सेकंड अप्रोच है ये कल्चर बायस्ड नहीं है, ठीक है, ये कल्चर बायस्ड नेस को फॉलो नहीं करती और ये क्या है, यूनिवर्सल है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है। देखिए, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना, फुलफिलमेंट्स ऑफ हिज नीड्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन अपने टैलेंट पोटेंशियलिटीज़ को प्रॉपरली यूज़ करना, अपने गोल को अचीव करने के लिए ये सब चीज़ें करना। सो अगर ये चीज़ें कोई ना करके इनएबिलिटी शो करे स्ट्रेस को हैंडल करने में, गोल अचीव करने में, सेल्फ एक्चुअलाइज करने में, देन ही इज़ मेल एडेप्टिव। इसको इस तरह से समझिए आप कि इस समय आप स्टूडेंट लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। अब आपकी लाइफ का मोटिव क्या है कि जो भी आपका क्लास के अंदर, जिस भी क्लास के अंदर आप आ रहे हो, जितना भी आपको ग्रेस्प करना है उस चीज़ को, नॉलेज को एक्वायर करना है और आगे आगे बढ़ते जाना है। अब अगर आप उस काम को ना करें, आप अपनी इनएबिलिटी शो करें कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पा रहा, तो वो क्या माना जाएगा, मेल एडेप्टिव बिहेवियर माना जाएगा। क्योंकि वो क्या है, वो चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। सो ऐसा पर्सन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं करता, अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता, स्ट्रेस नहीं झेल पाता, ओके। और देयर में बी सो मैनी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रीजंस ऑफ मेल एडेप्टेशन, बट रीज़न चाहे कुछ भी हो, अगर किसी पर्सन में मेल एडेप्टेशन है तो वो एबनॉर्मलिटी की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि आप मेल एडेप्टिव हैं, आपका जो बिहेवियर है वो मेल एडेप्टिव है, तो आप किस कैटेगरी में आ जाएंगे, एबनॉर्मलिटी की, ओके। समटाइम्स वी कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ मेल एडेप्टिवनेस बाय जनरल काउंसलिंग। हम घर के किसी बड़े सदस्यों के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारा कोई ऐसा टीचर है जिस पे हम पूरी तरह से ट्रस्ट करके अपनी बातें सारी शेयर कर सकते हैं, उससे हम सलाह ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, तो इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन अगर ये जो आपकी मेल एडेप्टिव वाली जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती है, तब वहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प लेने की नीड होती है। बट अब हमारी सोसाइटी की बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब ये स्टिग्मा क्या कह रहा है, ये स्टिग्मा क्या कहता है कि जो हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में क्या है, आज चाहे हम कितने भी डेवलप हो चुके हों, कितना भी हमने अपने आप को कमर्शियलाइज्ड वे में भी अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारी जो सोच है अभी भी एंशिएंट टाइम वाली है। अगर किसी पर्सन को आज फिज़िकल कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन अगर उसको माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहाँ जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा ऑब्वियसली। बट हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पर क्या माना जाता है, अगर हम किसी काउंसलर के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो वहाँ पे किस चीज़ से जोड़ दिया जाता है, मैडनेस से, कि भाई ये पागल हो गया है, शायद ये जो है पागल होकर साइकोलॉजिस्ट की इसको नीड हो रही है इसलिए वहाँ जा रहा है, एबनॉर्मल माना जाता है। तो ये जो स्टिग्मा है बहुत ही गलत है और ये चीज़ हमारे स्कूल्स में भी देखी जाती है। और वहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अगर काउंसलर्स हैं वहाँ पे प्रॉपर, अगर आपके काउंसलर्स दिए हुए हैं स्कूल ने आपको, तो वहाँ पर ये स्टिग्मा काम करता है। जो पढ़े लिखे लोग भी कई बार इस चीज़ को गलत वे में ले जाते हैं। अगर काउंसलर के पास कोई हेल्प के लिए जा रहा है, इट मीन्स कि उसके अंदर माइंड में कोई प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ में भी आ सकती हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अगर एक प्रोफेशनल वे से दिया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। पर हम लोग क्या करते हैं, जो इस स्टिग्मा को फॉलो करते हैं, हम सोसाइटी से डर जाते हैं, हम हेल्प के लिए नहीं जाते वहाँ पे। जबकि अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास, एक काउंसलर के पास, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आपको आपकी प्रॉब्लम्स का एक अच्छा सॉल्यूशन मिलता है और आप कॉप अप करना सीखते हो जिन चीज़ों से आप लड़ रहे हो, लाइक स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, तो आप उनसे लड़ना सीख जाते हो कि कैसे हैंडल करें उनको।
लेकिन वही चीज़ है कि ये जो स्टिग्मा है आपको मैडनेस और एबनॉर्मलिटी वाला, ये डराता है लोगों को साइकोलॉजिस्ट और आपके साइकेट्रिस्ट के पास जाने से। लेकिन अब धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलने लगी है। अब लोग जो है जाने लगे हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर साइकोलॉजिस्ट के पास, लेकिन फिर भी अभी इसमें टाइम लगेगा इस स्टिग्मा को रिमूव होने में सोसाइटी से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। To understand psychological disorders, we would require a brief historical account of how these disorders have been viewed over the ages. अब जो आपकी ये जो हिस्ट्री है इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है। आपका एंशियंट हो गया, मेडिएवल हो गया और मॉडर्न हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 3 अप्रोचेस वर्क कर रही हैं, 3 अप्रोचेस है। पहली अप्रोच क्या कह रही है आपकी, फर्स्ट अप्रोच इज सेइंग that supernatural and magical forces such as evil spirits or the devil। ये जो आपकी पहली अप्रोच है ये बहुत सालों पहले, सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ पर क्या था, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्या माना गया था, सुपरनेचुरल पर्सपेक्टिव से देखा जाता था। ठीक है, सुपरनेचुरल पर्सपेक्टिव से कैसे, उसमें ये समझा जाता था कि कुछ सुपरनेचुरल पावर्स हैं जो जनरेट करती हैं किसी भी पर्सन के अंदर एबनॉर्मेलिटी। ओके, उस समय जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग थी वो जनरेट नहीं हुई थी इन चीज़ों को, इन बीमारियों को समझने के लिए जो कि मेंटली होती हैं। उस समय एबनॉर्मल बिहेवियर को शैतानी शक्तियाँ या काली शक्तियों का प्रभाव माना जाता था। तो ऐसे लोगों को ओझाओं या शमन या प्रीस्ट के पास ले जाया जाता था, वहाँ पर इनको टॉर्चर किया जाता था, इनको जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, भूखा रखा जाता था, और कई बार तो इनको बहुत ही बुरी तरह से गर्म सलाखों से भी पीटा जाता था। तो ये पहली जो अप्रोच है वो किस पर वर्क कर रही है, आपकी सुपरनेचुरल मैजिकल फोर्सेस को। सेकंड है आपकी बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच। अब ये क्या कह रही है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यूज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एज लिंक्ड टू बायोलॉजिकल फिनोमिना सच एज जेनेटिक फैक्टर्स, केमिकल इम्बैलेंसेस एंड ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़। आपका ये जो दूसरी अप्रोच है वो क्या कह रही है, जब हमारे अंदर कुछ बायोलॉजिकली प्रॉब्लम आ जाती है, केमिकल्स हमारे यहाँ इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब हमारे अंदर क्या होती है, एबनॉर्मलिटी जनरेट होती है। ओके, इसमें क्या था कि इंडिविजुअल जो बिहेव करते हैं अलग तरह का, तो वो क्या होता है, वो क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि उनका जो ब्रेन और बॉडीज जो भी हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उनके अंदर जो उनकी ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, तो सेक्रेशन हार्मोन्स का सही तरह से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से जो है एबनॉर्मलिटी जनरेट हो जाती है उनके बिहेवियर में। तो वो कौन सी अप्रोच कह रही है, आपकी बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच। तो ये नाम से ही बेटा क्लियर हो रहा है ना आपको। देखिए, ये जो सुपरनेचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस, बुरी आत्माएं, शैतानी शक्तियाँ, ठीक है। दूसरा है बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स से जनरेट हो रही हैं। अब तीसरा है आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय inadequacies in the way on individual thinks, feels और perceives the world। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि जो ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो क्या कह रही है कि एक पर्सन जब उसकी थिंकिंग में प्रॉब्लम आती है, उसको फील करने में प्रॉब्लम आती है, उसको परसीव करने में प्रॉब्लम आती है, तब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं। तो ये तीनों अप्रोचेस क्लियर हो गई बेटा। अगर नहीं हुई हैं तो हम जो नेक्स्ट जूम क्लास होगी वहाँ पर इन 3 अप्रोचेस को दोबारा ले लेंगे। ठीक है।